हाय एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूज के बारे में कि क्यूज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो हम क्यूज के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमने जो लिमिटेशंस लगाई हैं, इसके साथ भी इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर की क्या जरूरत पड़ रही है हमें आज की डेट में, कहां पर ये डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा और बेटर वे में आंसर्स देगा, बेटर वे के अंदर हमारे को ये ऑपरेशंस करके देगा जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर क्यूज को, जिसके अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग एरेज। फिर उसके बाद हम क्यूज इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट और उसके बाद हम क्यूज इंप्लीमेंट करेंगे स्टैक्स की हेल्प से। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हमारा प्रायोरिटी क्यूज के बारे में, तो यानी कि क्यूज का कंप्लीट बंडल आपको मिलने वाला है। तो जिससे पहले आप इस वीडियो में खो जाएं, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी कोई भी आपकी क्वेरीज हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हमें सारी की सारी अपनी क्वेरीज अपने साथ में शेयर करें। हम एक ग्रुप यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर हम आपको सबको डालेंगे, जितने भी लोग हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यूज हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम एलिमेंट वन बाय वन उसके अंदर इंसर्ट करते चले जाते हैं। क्यूज हम बेसिकली किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम एरेज की हेल्प से भी क्यूज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज जिस तरीके से हम क्यूज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं हमारी स्टैक्स के साथ में। जैसे स्टैक के अंदर हमारे पास में एक ही ऑर्डर होता है किस इंसर्ट करने का, ऐसे ही यहां पर हमेशा जो इंसर्ट होती है वो हमेशा रेयर से होती है। इंसर्ट जो प्रोसेस है हम यहां पर उसको बोलते हैं एनक्यू और स्टैक्स के अंदर हम उसको बोलते हैं पुश प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब इसके अंदर इस क्यू के अंदर एनक्यू होगा वो हमेशा रेयर से होगा। ठीक है, और जो भी एलिमेंट यहां से निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा, वो हमेशा फ्रंट से निकलेगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डीक्यू। स्टैक्स के अंदर इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉप प्रोसेस। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो पहले जाएगा वो ही पहले बाहर निकलेगा। ठीक है ना, मान लो इसके अंदर जब ए इसके अंदर इंसर्ट पहले हुआ तो ए ही सबसे पहले बाहर निकलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हमारा स्टैक्स हम पढ़ रहे थे तो जो सबसे लास्ट में घुसा था वो सबसे पहले निकला था उसके अंदर से। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास में क्यूज क्या फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को ये फॉलो करते हैं, और स्टैक्स क्या फॉलो करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करते हैं। इस चीज को समझ पा रहे हो आप? रैंडम एक्सेस ना ही हमने स्टैक्स के अंदर अलाउड करी थी, ना ही हम क्यूज के अंदर करते हैं। मींस ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली जाके सी को एक्सेस कर लूं, नहीं, हम सी को एक्सेस नहीं कर सकते। सी मुझे एक्सेस करना है तो मुझे ये डीक्यू करना पड़ेगा ए, फिर उसके बाद बी डीक्यू करना पड़ेगा, उसके बाद सी को डीक्यू करेंगे तभी हमारे पास में सी आउटपुट आएगा। तो यानी कि हम रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई लुकअप करना है या कुछ भी वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करके आनी, तो हमें वो हर कोई एलिमेंट डीक्यू करके ही चेक करना पड़ेगा। इसलिए उसमें हमारे पास में एन ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, जो कि हम अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर थोड़ी देर में समझेंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं इसके अंदर हमारे पास में एक ऑपरेशन होता है एनक्यू। ठीक है, सिमिलर टू पुश ऑपरेशन जो हमारे स्टैक के अंदर होता है। एक ऑपरेशन होता है डीक्यू जो कि हमारे पास में पॉप ऑपरेशन के इक्विवेलेंट होता है। और तीसरा इसके अंदर ऑपरेशन होता है पीक, जो पीक क्या बताता है, हमें फर्स्ट एलिमेंट बता देता है, जो फ्रंट के अंदर एलिमेंट है उसको बता देता है। इसके अंदर सारे ऑपरेशंस हमारे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, फ्रंट के बेसिस पे और रेयर के बेसिस पे। जब हम स्टैक्स पढ़ रहे थे तो किसके बेसिस पे होता था, टॉप के बेसिस पे हो सकता था। टॉप यहां पर इस केस के अंदर किसके इक्विवेलेंट है, फ्रंट के इक्विवेलेंट है। ये बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है हमारे स्टैक्स का, बस इसके अंदर इसमें इंसर्ट करने का मतलब इसके अंदर एनक्यू करने का और इसके अंदर से रिमूव करने का, यानी कि इसमें से डीक्यू करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। बाकी सब कुछ सेम है, बस उसके अंदर जो हमारे पास में स्टैक था वहां पर हम टॉप के साथ सारा गेम खेल रहे थे, यहां पर हम फ्रंट और रेयर के साथ सारा खेल खेल रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो यही डिफरेंसेस हम जो है जब हम इंप्लीमेंट करेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर को, इस क्यू डेटा स्ट्रक्चर को, तो देखेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में आपको ये चीज बता दी है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल में भी देख सकते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए ये आपके पास में एक एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन के अंदर अगर आपको एटीएम मशीन एक्सेस करनी है तो आप एक तरह से क्यू के अंदर खड़े होते हो। ठीक है ना, जो क्यू के अंदर सबसे पहले खड़ा होता है वो सबसे पहले इस एटीएम मशीन को एक्सेस करेगा। ठीक है ना, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन जो ये है
ये सबसे पहले एक्सेस करेगा। जब ये इसका काम हो जाएगा, ये अपने जो भी इसको ऑपरेशंस करने हैं, पैसे निकालने हैं या जो भी करना है वो कर लेगा। जब ये यहां से निकल जाएगा उसके बाद ही हमारे पास में इस पर्सन की टर्न आएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहले क्यू के अंदर आया वो सबसे पहले उसमें से बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद जो आया फिर वो उसके बाद बाहर निकलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से रहता है इसके अंदर। हमेशा इसके अंदर फ्रंट एंड रेयर का कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज में आता है। ये चीज क्लियर हो गई है। इसके अलावा हम इसको रियल लाइफ के अंदर और कहां यूज कर सकते हैं? देखो, इंटरव्यूज के अंदर भी इस टॉपिक को इसलिए पूछा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल सिनेरियोज अवेलेबल हैं हमारे पास में जहां पर ये क्यूज यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई मूवी टिकट बुक करनी है तो देखो हमारा जो थिएटर है, थिएटर के अंदर जो सीट्स हैं वो एक लिमिटेड नंबर की होती हैं। तो यानी कि जो पहले आएगा इसके अंदर उसकी सीट रिजर्व हो जाएगी, फिर जो उसके बाद आएगा उसकी सीट रिजर्व हो जाएगी। अगर हम इस ऑर्डर को यहां पर मैनेज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि पता चले वो मल्टीपल सोर्सेज हमारे पास में या मल्टीपल वेज हैं जहां से इस सीट्स को ऑक्यूपाई करा जा सकता है। तो क्या होगा कि बाई चांस इस बंदे ने सारे के सारे टिकट्स बुक कर दिए और जब ये आया उनको सीट एलोकेट करने के लिए तो हमारे पास में डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आ जाए। तो इस तरह की सिनेरियोज के अंदर हम क्यूज का यूज करते हैं, जिसके अंदर से एक जो सबसे पहले आ रहा है वो ही सबसे पहले किसी चीज को अवेल करेगा, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। सेम सिनेरियो हमारे पास में जब हम कैब बुकिंग कर रहे होते हैं तो कैब बुकिंग करते टाइम पर भी हमारे पास में जिसने पहले कैब को बुक कर दिया वो पहले उस राइड को लेगा। वहां भी हम इस सिनेरियो को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो वहां भी हम इसका बहुत इस्तेमाल हो जाता है हमारा क्यूज का। हम ऑफिस के अंदर बैठे हैं और हमारे पास में कोई प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर हम कोई प्रिंट कमांड देनी है, तो जिस ऑर्डर में हम उसको कमांड देंगे उसी ऑर्डर में अगर वो प्रिंट निकालेगा तभी वो बेटर वे में यूटिलाइज हो पाएगा। अदरवाइज उसके अंदर अगर वो रैंडमली किसी भी ऑर्डर में प्रिंट करने लगेगा तो भी दिक्कत होती है। यहां भी क्यूज का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज होता है। तो यानी कि रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर हमारे पास में क्यूज बहुत अच्छे तरीके से यूज होते हैं। बहुत सारी सिनेरियोज है जो मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। टिकट बुकिंग के अंदर हो गया, एयरलाइन बुकिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, होटल बुकिंग, हमें किसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करना है और उसके अंदर हमें खाने के लिए रिजर्वेशन करना है, उन सब चीजों के लिए, इन सब सिनेरियोज के अंदर हमारे यूज होता है। इसलिए क्यूज डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन क्यूज कहां पर यूज होता है? हमारे मैसेजेस के अंदर होता है। मान लो आपने कोई मैसेज करा हाय एंड सामने वाले ने कोई मैसेज करा, तो आप जब ये मैसेजेस कर रहे हो तो ये एक क्यू के अंदर ही हम इसको भेजना चाहेंगे कि जो पहले मैंने मैसेज भेजा वही बात सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने कोई भी मैसेज भेजा, लेट से आपने यहां पर 1 भेजा था, 2 भेजा था, 3 भेजा था, लेकिन अगर हम क्यू यूज नहीं करते तो क्या होता? हम अगर इसको इस ऑर्डर में भेज देते 2 1 3, तो क्या ये करेक्ट ऑर्डर होता? क्या सामने वाला इस मैसेज को प्रॉपर रीड कर पाता? नहीं रीड कर पाता। तो इसका मीनिंग ये है कि क्यूज के इंप्लीमेंटेशंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कितने सारे एक्शन मेथड्स हैं जो हम क्यूज के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं और क्या उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो क्यूज को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला मेथड होता है एनक्यू मेथड, ठीक है। एनक्यू का मतलब हम कोई भी एलिमेंट इस क्यू के अंदर डाल रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को इसमें ऐड करने के लिए एनक्यू मेथड होता है। एनक्यू मेथड सिंपल किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा जो क्यू है उसके रेयर पॉइंटर को देखो और जहां भी उसका रेयर पॉइंटर है उसके नेक्स्ट में हम अपना एलिमेंट डाल देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास में रेयर पॉइंटर हमेशा रहेगा, तो इसलिए कोई लुकअप नहीं, कोई सीक नहीं, कोई हमें ट्रेवर्सल नहीं करना, कोई लूप नहीं चलाना, तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी। ये चीज समझ में आ गई। दूसरा ऑपरेशन होता है डीक्यू। डीक्यू ऑपरेशन क्या कहता है कि जो भी मेरे क्यू के अंदर एलिमेंट है अगर मुझे उसको क्यू में से निकालना है बाहर, तो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं डीक्यू ऑपरेशन। डीक्यू ऑपरेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है? फ्रंट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, मींस फ्रंट में जो भी होता है उसके ऊपर। तो हम ये फ्रंट पॉइंटर भी अपना जब क्यू स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये भी हम मैनेज करके रखते हैं। तो जब हमें फ्रंट पता है तो हमें कोई लुकअप नहीं करना, कोई लूप नहीं चलाना, कोई ढूंढ के नहीं लेकर आना उसको। तो इसलिए इस वाले ऑपरेशन को होने के लिए भी ऑर्डर ऑफ 1 ही टाइम लगता है, मींस कांस्टेंट टाइम लगता है। कोई सिर्फ हमें पॉइंटर के साथ छेड़छाड़ करनी होती है, अदरवाइज कुछ नहीं करना होता। पीक ऑपरेशन जो होता है ये भी डिपेंड करता है फ्रंट के ऊपर, हमारे फ्रंट के ऊपर पीक ऑपरेशन डिपेंड करता है कि हमारे फ्रंट के अंदर क्या है, ठीक है ना। फ्रंट में जो भी है उसी एलिमेंट को हम बाहर निकाल के आउटपुट कर देंगे, तो ये मेरा पीक ऑपरेशन होता है। फ्रंट हमारे पास ऑलरेडी है, कोई लुकअप नहीं होना, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कांस्टेंट टाइम ही लगना है।
तो ये भी ऑर्डर ऑफ 1 ही लगेगा। लुकअप मेथड एक ऑप्शनल मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर हमें मान लो C फाइंड आउट करना है कि हमारे क्यू के अंदर C है या नहीं है, D है या नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये इस मेथड को हम इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें हम एक तरह से ट्रेवर्सल भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी लिमिटेशंस होती है हमारे क्यू के अंदर कि हम इन लिमिटेड मेथड्स के साथ ही काम कर सकते हैं। तो हमें क्या होता है कि हमें इसको DQ करना होता है बार बार। जब DQ करेंगे तो जिस एलिमेंट तक पहुंचने में हो सकता है हमें n टाइम लग जाए। अगर हमें n टाइम लग रहा है तो इसके अंदर एक लूप चला, लूप चलने की वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। ये बात भी आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो चलो आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, क्या क्या एक्शंस मेथड होने वाले हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं कि हम क्यूज को किस किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्यूज को इंप्लीमेंट करने के मोस्टली 2 तरीके हैं, एक है एरेज के थ्रू और एक है लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है ना। हम एरेज को यूज करके भी क्यूज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट को भी यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये देखना है कि इन दोनों में से बेटर अप्रोच कौन सी रहेगी, कि मैं एरेज यूज करूं या मैं लिंक लिस्ट यूज करूं। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। तो पहला ऑपरेशन हमारे पास में क्या है, NQ, दूसरा ऑपरेशन हमारे पास में DQ और तीसरा ऑपरेशन हमारे पास में पीक हो गया। तो हमारे पास 3 ऑपरेशंस हो गए, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम इन सारे ऑपरेशंस को एनालाइज करके देख लेते हैं किसमें कितना टाइम लगना और कहां पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है। जब हम NQ ऑपरेशन कर रहे होंगे, NQ का मतलब हो गया कि हम जो है रेयर पर जाएंगे, रेयर चेक करेंगे और वहां पर अपना एलिमेंट डाल देंगे। रेयर पॉइंटर हमारे पास होता है, ठीक है, रेयर पॉइंटर हुआ तो हम इजीली जाएंगे और तो हमें इसको काम को करने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। कॉम्प्लेक्सिटी सेम है क्योंकि कांस्टेंट टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमारे पास में रेयर पॉइंटर है। यहां से इसके नेक्स्ट के अंदर यहां पर हम इस एलिमेंट को डाल देंगे, तो NQ ऑपरेशन के अंदर कोई टाइम नहीं लगा। अब चेक कर लेते हैं DQ ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है। अब DQ ऑपरेशन के अंदर क्या होगा कि हम जो भी एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट है जो फ्रंट के साथ जहां पर पॉइंटेड हो रखा है, उस एलिमेंट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। जब इस एलिमेंट को हम बाहर निकाल देंगे तो जो मेरी ये मेमोरी स्पेस है यहां पर, ये मेमोरी स्पेस जो है ये ब्लैंक हो जाएगी, यहां पर कुछ नहीं बचेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एरे जो है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है। तो सारे के सारे प्रीवियस एलिमेंट हमें यहां पर मूव करने पड़ेंगे। तो इस मूवमेंट की वजह से जो शिफ्ट हमने किया है, इसकी वजह से हमारा कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक लूप चलेगा शिफ्ट करने के लिए, n टाइम चलेगा, n-1 टाइम चलेगा बेसिकली। अगर n-1 टाइम हमारे पास में लूप चलेगा तो यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n आ जाएगी। तो यानी कि DQ की जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। तीसरा जो ऑपरेशन है हमारे पास में पीक ऑपरेशन है। पीक ऑपरेशन के अंदर कुछ नहीं है, जो भी फ्रंट के अंदर है उस फ्रंट को देखो और उस वैल्यू को आउटपुट कर दो। मेरे पास फ्रंट ऑलरेडी है तो मैं इस लोकेशन को इमीडिएटली फाइंड आउट करके इस लोकेशन का इस इंडेक्स को पॉप कर दूंगा, इस इंडेक्स की वैल्यू को शो कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो इसके लिए भी कॉम्प्लेक्सिटी हाई कुछ नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, ठीक है ना। अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि हमारे पास अगर हम एरेज के थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब एक काम करते हैं, हम अगर लिंक लिस्ट के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होगी कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम लिंक लिस्ट यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर लिंक लिस्ट होती तो NQ कैसे होता। NQ करने के लिए हमारे पास में रेयर पॉइंटर तो हमारे पास में होता। रेयर पॉइंटर हमारे पास ये बता देता कि हमारे पास में ये लास्ट नोड है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सॉरी लगता है कुछ गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर ये नल होना चाहिए और यहाँ पर कुछ समथिंग वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में लास्ट वैल्यू, तो यहाँ पर ये नल होता। तो मैं क्या करता, एक यहाँ पर नोड बनाता, नोड बना के उसको नल करता, इसकी वैल्यू 2 2 2 मगर ये थी तो मैं यहाँ पे कट करके 2 2 2 2 करता और इसको यहाँ पर जोड़ देता, यहाँ से इस रेयर को हटाता और यहाँ पर रेयर यहाँ पर लिख देता, ठीक है ना। ये चीज होती है हमारे पास में। तो जब ये ऑपरेशन करने के अंदर क्या काम हुआ, कोई लूप वगैरह कुछ नहीं चला, हमने कहीं पर कोई घूमे फिरे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर भी एक कांस्टेंट टाइम में ही काम हो गया। ये कुछ पॉइंटर के साथ खेल खाल खा रहा हमने करा है और उसके बाद वो हो गया। अब मेरे को इसके अंदर DQ करना होता, तो DQ करने के अंदर मैं क्या करता, DQ करने के अंदर क्या होता, जो मेरा फ्रंट पॉइंटर है इस फ्रंट के नेक्स्ट पर, इस फ्रंट के इस नेक्स्ट को जो है मैं नया फ्रंट बना देता। क्लियर सी बात है। तो यानी कि ये हटाता यहां से और फ्रंट को यहां पर लगा देता मैं। सिंपल ऑपरेशन हुआ तो ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता। जैसे डिस्कनेक्ट हो गया तो यानी कि यहां पर भी हमने सिर्फ पॉइंटर के साथ ही ऑपरेशंस करा है, तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो यहां पर कोई लूप नहीं है, इसलिए इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी। पीक भी फ्रंट के साथ ही काम कर रहा है तो इसलिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम यहां पर भी नहीं आनी है, तो ये भी ऑर्डर ऑफ 1 होगा।
तो दोनों को अगर आप देख रहे हो, आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंटेशन जो हम कर रहे हैं और लिंक लिस्ट के थ्रू हम जो इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इसमें कौन ज्यादा बेटर वे में काम कर पा रहा है। आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी जो है लिंक लिस्ट की थोड़ी क्या बहुत बेटर है हर तरीके से। तो इसलिए लिंक लिस्ट इज अ प्रेफर्ड वे टू इंप्लीमेंट अ क्यू ओवर द एरेज। ठीक है, तो लिंक लिस्ट अच्छा तरीका है हमारे को किसी भी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए, ना कि एरेज, क्योंकि एरेज के अंदर जब हम उसको डी क्यू करेंगे तो उसके अंदर शिफ्ट ऑपरेशंस होंगे जो कि बहुत ज्यादा टाइम ले जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई है, इसलिए हम जनरली लिंक लिस्ट यूज करते हैं क्यूज को इंप्लीमेंट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि हमारे जो क्यूज हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ और एक बॉयलर प्लेट कोड लेकर आते हैं जिसके अंदर हम समझाते हैं कि हम बेसिकली क्या लेने वाले हैं, कैसे कैसे उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर को। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्यूज से। तो हम आ गए हैं अपने कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर। अब इसके अंदर हमने जो है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी लिंक लिस्ट के बारे में या फिर स्टैक्स के बारे में, तो आप इस चीज से काफी ज्यादा अवेयर होंगे कि हमने जो ये नोड डिफाइन करी है यहाँ पर, इसका यूज क्या है। बेसिकली ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं, हम इसको एक नई नोड क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि हमारी दो प्रॉपर्टीज को सेट कर देती है, एक वैल्यू प्रॉपर्टी को और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे लिंक लिस्ट वाली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और थोड़ी और अपनी इंप्रूव करनी है नॉलेज को तो हमारी स्टैक्स वाली वीडियो भी जरूर देखें, जो दोनों की दोनों डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। और अगर आपको फिर भी नहीं मिली तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें और प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास में सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप हमारी सारी की सारी वीडियोस देखें, इससे आपको पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो चलो, ये हमने एक नोड क्लियर कर दिया, नोड हमें डिफाइन करने का तरीका पता चल गया हमें नोड कैसे डिफाइन करनी है। आगे हम डिफाइन करते हैं अपना क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये डिफाइन कर दिया एक क्लास के अंदर हमने क्यू डिफाइन कर दिया है। इस स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तीन मेथड है, एक पीक मेथड है, एक एनक्यू मेथड है, एक डीक्यू मेथड है। पीक मेथड इज इक्विवेलेंट टू पीक जो हमारे पास में स्टैक के अंदर यूज होता है। एनक्यू इक्विवेलेंट होता है हमारे पुश मेथड जो हमारे स्टैक के अंदर होता है, और डीक्यू हमारे पास में होता है पॉप मेथड के बारे में जो हमारा स्टैक्स के अंदर होता है, ठीक है ना। ये तीन इंप्लीमेंटेशन हम करने वाले हैं। किसी भी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर एक फर्स्ट लोकेशन होती है जिसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, एक लास्ट लोकेशन होती है जिसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, और हम उस क्यू की लेंथ को प्रिजर्व करके रखते हैं जो कि हमारे पास में बहुत सारे ऑपरेशंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। तो यहां पर हमने फर्स्ट यूज किया है, जब हमने लिंक लिस्ट पढ़ी थी तो हमने यहां पर फर्स्ट की जगह हेड यूज किया था। जब हमने स्टैक इंप्लीमेंट किया था उस केस में हमने यहां पर टॉप यूज किया था, ठीक है। सिमिलरली हमने यहां पर लास्ट यूज किया है क्यूज के अंदर। जब हमने लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करी थी तो हमने टेल वर्ड यूज किया था, टेल प्रॉपर्टी यूज करी थी। और जब हमने स्टैक इंप्लीमेंट किया था तो हमने यहां पर बॉटम यूज किया था। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है, एक रिलेशन समझ में आ गया कि तीनों लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज का आपस में क्या रिलेशन है, तो वो हमने डिफाइन कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अपने पहला मेथड पीक। पीक मेथड क्या करेगा कि वो जो भी सबसे टॉप में एलिमेंट होगा उसको वो शो कर देगा, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एक क्यू नाम का एक वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि इसको हम न्यू से इनिशियलाइज कर रहे हैं अपनी क्लास के साथ में, जो कि हमारा क्यू स्ट्रक्चर बना के दे देगा, ठीक है। और अगर हमें यहां पर पीक मेथड कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंसोल कर लेंगे, कंसोल लॉग माई क्यू डॉट पीक। तो जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास में ये जो पीक मेथड है ये हमें कुछ रिटर्न करेगा। तो हम वो देखते हैं कि हमें रिटर्न क्या करना है। देखो पीक है तो क्या पीक करना पड़ेगा हमें इसके अंदर, क्यू के अंदर जो भी फ्रंट में एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो, वो ही हमारे पास में, फ्रंट का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो, वो ही हमारा पीक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट, ठीक है ना। यानी कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दिया, हमारे पास में आ गया। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास में। एग्जीक्यूट करके देखा नल आया, क्योंकि हमारे इस क्यू के अंदर कुछ भी नहीं है अभी, तो अभी हमारे पास नल आया जो कि एकदम हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली वैल्यू आई है। चलो जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो इंप्लीमेंट करने वाले हम एनक्यू। एनक्यू के अंदर क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे क्यू के अंदर। तो लॉजिक क्या रहने वाला है इसके अंदर, हम एक नोड क्रिएट करेंगे जो हमें इसके अंदर इंसर्ट करनी है। फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर हमारा क्यू एम्प्टी निकला तो हमारे पास में जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है क्यू का वो सेम रहेगा, तो दोनों को हम असाइन कर देंगे इक्वल टू दिस न्यू नोड के बराबर कर देंगे।
अगर ऐसा नहीं है तो हम फर्स्ट को वहीं पर रखेंगे और अनक्यू के अंदर हम एनक्यू की जो पॉइंटर है उसको बढ़ाते रहेंगे आगे, ठीक है, जहां जहां पे हम ऐड करते जा रहे हैं। इसके साथ में हम क्यू की लेंथ भी बढ़ाते जाएंगे। तो ये बेसिक स्टेप्स है हमारे इस इंप्लीमेंटेशन के, ठीक है। आइए चलो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास होगा कि हम एक नई नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने एक नई नोड क्रिएट कर ली है यूजिंग दिस वैल्यू, जो हम वैल्यू इसमें पास कर रहे हैं। उसके बाद में हम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं है। तो इफ लेंथ हमारी 0 है, जो हमारी क्यू है उसकी, तो क्या करो आप हमारे पास में फर्स्ट और लास्ट को न्यू नोड के बराबर कर दो। तो ये दोनों मैंने इसके बराबर कर दिए। अदरवाइज आपको क्या करना है, एल्स कंडीशन लिख देते हैं। जो भी मेरा लास्ट आइटम होगा, मींस जो भी मेरा लास्ट होगा इस टाइम पर, उसके नेक्स्ट के अंदर मैं अपनी नई नोड को जोड़ दूंगा। नई नोड कहां पर जुड़ जाएगी, मेरे लास्ट के नेक्स्ट के ऊपर, और उसके बाद में जहां पर मेरी नई नोड जुड़ी है वो मेरा लास्ट बन जाएगा, ठीक है। ये दो चीज करनी पड़ेगी। तो चलो ये चीज कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट जो है, लास्ट का जो नेक्स्ट है उसके साथ में हमने अपने नई नोड को अटैच कर दिया, उसके नेक्स्ट में नया नोड चला गया है। उसके बाद में हमारा जो नया लास्ट है वो हमारी नई नोड हो गई। तो हमारा नया लास्ट जो है वो हो गया नया नोड, और हमारे पास में अब इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ हमने इसकी इंक्रीज कर दी, जो हमारे क्यू है, एंड इसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा एनक्यू मेथड रेडी हो गया। सिंपल काम किया मैंने इसके अंदर, एक नई नोड क्रिएट करी है, फिर ये चेक करा कि क्या मेरी जो लेंथ है वो 0 है। लेंथ 0 से मतलब क्या पता चलेगा मुझे कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है। एम्प्टी है तो फर्स्ट और लास्ट मेरी बराबर हो गई, सेम वही चीज रहेगी, ठीक है ना। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या है, जो भी मेरा लास्ट था उसके नेक्स्ट में मेरी नई नोड को जोड़ दो, और मेरा जो लास्ट है अब वो नई नोड जो है वो मेरी नया लास्ट बन गई है। इसके बाद क्योंकि एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है तो हम इसकी लेंथ इंक्रीज कर देंगे क्योंकि, और इसको हम रिटर्न कर देंगे। सिंपल काम हुआ है। तो चलो इसको इंप्लीमेंट तो हमने कर दिया, इसको एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो चलो पीक की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर एनक्यू कर देते हैं हम 10, और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट नोड जो है हमारी वो हमारे पास में 10 हो गई, नेक्स्ट हमारी नल है, लास्ट है वो भी 10 हो गई, वो भी नल है क्योंकि हमारे पास पहला एक ही एलिमेंट है, वही फर्स्ट है और वही लास्ट है, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है हमारी भी 1 हो गई है। ये चीज क्लियर समझ में आ गई है। अब एक और चीज देख लेते हैं इसके अंदर, एक बार और नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करके देख लेते हैं। अब इसके अंदर 20 इंसर्ट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये देखो फर्स्ट ऑपरेशन की वजह से हमारे पास में क्या हुआ, जब हमने पहला इंसर्ट किया था उसके अंदर, पहला एनक्यू किया था हमने उसके अंदर, तो पहला एलिमेंट हमारा इंसर्ट हुआ, ठीक है, वही मेरा फर्स्ट बन गया, वही मेरा लास्ट बन गया। जब मेरा सेकंड एलिमेंट इसके अंदर एनक्यू हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ, ये मेरा पहला एलिमेंट था, ठीक है, और उसके नेक्स्ट के अंदर हमारे पास में दूसरा एलिमेंट आ गया, ठीक है। लास्ट मेरा क्या हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया 20, लेंथ हमारी पास में 2 हो गई। तो हमारे पास में हमारा क्यूब एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि कैसे हमारा क्यूब बनता जा रहा है, ठीक है ना। अब तीसरा ऑपरेशन पे हम काम कर लेते हैं, वो तो है डीक्यू ऑपरेशन। डीक्यू ऑपरेशन के अंदर क्या करना है, जो भी मेरा फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर होगा, जो भी मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको बाहर निकाल दो क्यू से, ठीक है। चलो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास में क्यू है भी या नहीं, मीन्स क्यू के अंदर वैल्यू है भी कि नहीं। पता चले हमारा फर्स्ट नल बैठा हुआ हो, जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर है, क्या पता ये नल हो, इसके अंदर कुछ हो ही नहीं। जैसा हमारे पास कब हुआ था, जब हमने यहां पर कंसोल किया था, जब हमने कंसोल किया था माई क्यूब, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूं फिलहाल के लिए, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखो इस टाइम पर हमारा क्या है, फर्स्ट भी नल है और हमारा लास्ट भी नल है, ठीक है ना। तो जब ये नल होगा इसका मतलब क्या है, क्यू के अंदर कुछ नहीं है। तो पहले मुझे यही चेक करना पड़ेगा कि मैं डीक्यू तो तब करूंगा ना जब हमारे पास में कोई एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं, पहली कंडीशन ये लगा देते हैं कि हमारे पास में क्यू में फर्स्ट एलिमेंट है या नहीं है। तो इफ फर्स्ट एलिमेंट, देखो दिस डॉट फर्स्ट का मीनिंग हो गया कि ये पहला एलिमेंट, अगर वो नॉट मैंने लगा दिया मतलब वो नल नहीं है, ठीक है ना। मींस इसके अंदर कुछ अगर वैल्यू होगी, ठीक है, उसका नेगेशन मैंने कर दिया, तो इससे पता चल गया कि इसके अंदर वैल्यू है या नहीं है। ये क्या कहेगा, अगर मेरे पास वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू नहीं है, ये कहेगा कि वैल्यू है, ठीक है, और ये कहेगा वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, मैं रिटर्न कर दूंगा नल, या कोई एरर रिटर्न कर दूंगा, या जो भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बता दूंगा कि भाई मैं इसको डीक्यू नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पर मैं हूं और हमारे क्यू के अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज मैं ये चेक करूंगा कि हमें अपना डीक्यू ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें अपने फर्स्ट जो मेरा एलिमेंट है उसको मैं प्रिजर्व कर लूंगा, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट है
इस फर्स्ट का जो नेक्स्ट होगा मेरे पास में, इस फर्स्ट का जो नेक्स्ट होगा वो मेरा नया फर्स्ट बन जाएगा। तो इसलिए मुझे इस फर्स्ट को कहीं पे प्रिजर्व करूंगा, ठीक है। उस फर्स्ट से मैं इसका नेक्स्ट निकालूंगा और जैसे ही उसका मेरे पास नेक्स्ट मिला मैं उसको नया फर्स्ट बना दूंगा, ठीक है। ये काम करने वाला हूँ। तो चलिए लिखते हैं अपने कोड को। तो मैं एक होल्डिंग पॉइंटर डिफाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने अपने फर्स्ट को यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है ना। मेरा होल्डिंग पॉइंटर है यहाँ पर, इसके अंदर मैंने अपना फर्स्ट वैल्यू को, फर्स्ट नोड को डाल दिया है। अब इससे हमारे पास में नेक्स्ट नोड पर हम पहुंच सकते हैं। तो जो मेरा नया जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, वो इस होल्डिंग पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वही होगा। एक और तरीका है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जो मेरा नया फर्स्ट होगा वो क्या होगा, इस होल्डिंग पॉइंटर का नेक्स्ट होगा, ठीक है ना। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी यहां से लिख सकते हैं कि यार अभी तक तो हमने कुछ करा ही नहीं, तो मेरा नया फर्स्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे फर्स्ट जो करंट फर्स्ट है उसका नेक्स्ट। इसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, होल्डिंग पॉइंटर को मैं हटा भी सकता हूँ। बस वो समझाने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था। ये चीज हो गई। तो मेरा नया फर्स्ट क्या होगा, करंट फर्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद अगर मेरे पास जब ये हो गया तो इसके बाद हमारे पास में हमने डी क्यू करा है, तो एक ना एक नोड तो कम होगी। जैसे ही नोड कम होगी तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो मैं इसकी लेंथ कम कर देता हूं। मैंने इसकी एक लेंथ कम कर दी हमारी क्यू की और रिटर्न कर देता हूं दिस। तो हमने ये रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। यानी कि हमारे पास में डी क्यू ऑपरेशन हो गया। डी क्यू ऑपरेशन के अंदर क्या, मैंने चेक कर लिया कि मेरा फर्स्ट में नल है या नहीं है। अगर मेरे पास में फर्स्ट नल है तो मैं रिटर्न कर दूंगा कोई भी एरर मैसेज, जो भी वटएवर हमारे पास चाहिए होगा। अगर है तो अगर मेरे पास उसके अंदर वैल्यू है, फर्स्ट के अंदर वैल्यू है, तो मैं फर्स्ट के नेक्स्ट को नया फर्स्ट बना दूंगा, क्यू की लेंथ डिक्रीज कर दूंगा, उसको रिटर्न कर दूंगा। चलो इसके अंदर हम डी क्यू भी करके देख लेते हैं। डी क्यू के अंदर कुछ हम इनपुट तो पास करेंगे नहीं, आपको भी पता है, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी को वो निकाल रहा है। तो फर्स्ट एक बार डी क्यू कर लेते हैं। डी क्यू मैंने लिख दिया। अब एक काम करते हैं, कंसोल कर लेते हैं यहाँ पर इसको और देखते हैं क्या हमारे पास में आउटपुट आता है। रादर मैं इसको भी हटा देता हूँ, एन क्यू तो हमने देख ही लिया था, रादर इसको भी हटा देते हैं, हम सीधा डी क्यू ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ तक हमारे पास में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर एलिमेंट। इसके अंदर एक एलिमेंट इंसर्ट हुआ, इसको भी कंसोल करके देख लेते हैं कि हमारे पास में दोनों एन क्यू होने के बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हमने डी क्यू करा तब क्या हुआ, ठीक है। लेट्स सी द आउटपुट। तो देखो पहले जब था हमारे पास में क्यू नल था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। फिर मैंने उसके अंदर दो एलिमेंट हमने इसके अंदर एन क्यू करे, तो दो एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट हो गए। उसके बाद में जो मेरे पास तीसरा जब हमने उसको डी क्यू करा था तो एक एलिमेंट इसमें से डी क्यू हो गया। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा मेरे पास में 10 मेरे पास डी क्यू हो गया। तो नया क्यू मेरे पास क्या बच गया विद ओनली 20 के साथ में। तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि 20 है, जो कि फर्स्ट है और जो कि लास्ट है। लेंथ भी हमारी कम हो गई है। ये चीज बहुत अच्छे से काम कर रही है डी क्यू। एक काम करते हैं, एक और बार डी क्यू कर लेते हैं, एम्प्टी कर लेते हैं इसको हम पूरा। मैंने 2 बार डी क्यू यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है, रन करके देख लेते हैं। बहुत अच्छी बात हो गई है। सेम जो हमने कॉन्सेप्ट वहां पर देखा था स्टैक्स के अंदर, वही चीज यहाँ पर हुई है। पहले हमने इसके अंदर नल था, सेकंड स्टेज के अंदर हमारे पास में 2 एलिमेंट इसके अंदर आ गए और उसके बाद में दोनों हमने हटा दिए। तो फर्स्ट तो मेरा नल हो गया, लेकिन लास्ट मेरा रह गया क्या, एलिमेंट वहां पर रेफरेंस रह गया लास्ट के साथ में। तो मुझे ये भी नल करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब मेरा फर्स्ट इक्वल टू लास्ट हो जाएगा। उस केस के अंदर मुझे लास्ट जो ये मेरा पास में पॉइंटर है इसको भी नल करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इसको भी नल कर देता हूँ, इस कंडीशन को लगा देता हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया था। तो यहाँ पर वो कंडीशन लिख देते हैं। अगर मेरा फर्स्ट इक्वल टू लास्ट है तो आपको लास्ट को भी नल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा लास्ट भी नल हो गया। अब इस ऑपरेशन को चला के देख लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास आउटपुट आता है एज एक्सपेक्टेड। जैसा हमारा क्यू था वो क्यू स्टार्टिंग में, वही क्यू हमारे पास में लास्ट में रह गया। और बीच में हमने 2 ऑपरेशंस करे थे, 2 एनक्यू करे थे और 2 ही डीक्यू करे थे। तो सारे के सारे ऑपरेशंस हमारे इंप्लीमेंट हो गए, जो एक्शंस हो सकते हैं हमारे के अंदर क्यूज के अंदर यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब इंप्लीमेंटेशन करते हैं यूजिंग द एरेज। तो क्योंकि अब हम एरेज के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो एरेज के अंदर हमें इस नोड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एरेज के अंदर तो नोड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, हमें एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा कोड क्लीन अप कर देते हैं, ये सारा का सारा हम नोड्स वगैरह हटा देते हैं। एरेज के अंदर हम फर्स्ट लास्ट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एरे की लेंथ के बेसिस पर हम फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट तो खैर एरे का 0th इंडेक्स हो गया, लास्ट हमारे पास में लेंथ माइनस में 1 हो गया, ये भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझे इन दोनों की भी जरूरत नहीं है। रादर लेंथ भी मेरे पास में एक प्रॉपर्टी एरे की होती है, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारी हट जाएंगी एरे की इंप्लीमेंटेशन में, और मुझे एक यहाँ पर एरे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा।
ठीक है ना। मैं एक एरे डाल देता हूँ, इसको डिक्लेयर कर देता हूँ एक एरे। तो हमने अपना एक डायनेमिक एरे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, जिसके अंदर इसका साइज डायनेमिकली इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे एलिमेंट साइज बढ़ता चला जाएगा। चलो सबसे पहला मेथड जो हम चेंज करते हैं वो करते हैं पीक मेथड। सबसे आसान है, पहला एलिमेंट देना है, सिंपल कह सकते हो एरे का 0th एलिमेंट दे दो। लेकिन उससे पहले एक चीज चेक करनी है आपको भाई, ये देख लेना 0th पे कुछ है कि नहीं है। ये कंडीशन लगा देना कि हमारे पास में एरे की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। अगर वो है तभी इसको 0 से रिटर्न करना, अदरवाइज ना रिटर्न कर देना। लगा देते हैं कंडीशन को। अब हमने क्या लिखा है कि अगर एरे की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है तो आपको रिटर्न करना है क्या, दिस डॉट एरे का 0th इंडेक्स का एलिमेंट। अदरवाइज आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना नल। नल कर सकते हो, एरर कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से, उससे ही पता चल जाएगा हमने एक वैलिडेशन लगा लिया। यार ये जो है ना, हम कॉर्नर वैलिडेशंस लगाते हुए चलना सब जगह पर। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स कई बार समझाने में जितना बिजी हो जाता हूँ, ये कॉर्नर केसेस नहीं लगा रहा होता समझाने में। बाकी आप हमेशा हर किसी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन में ये ज़रूर लगाना, और जब आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो इन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करना, क्योंकि सब के सब इस चीज़ को बहुत देखते हैं। और अगर आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम कर रहे होते हो तो ये कॉर्नर केसेस कवर करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जब हम डिप्लॉय कर देंगे तो प्रोडक्शन के ऊपर वो फट जाएगी, ठीक है। इसलिए ज़रूर लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम ये चेक कर लेते हैं, इस मेथड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। बाकी मेथड्स में क्लीन अप कर देता हूँ कि ना मुझे नोड्स की ज़रूरत है, ना मुझे इन सब चीज़ों में से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न दिस ज़रूर कर सकता हूँ मैं। उसके बाद डी क्यू के अंदर भी कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे, तो डी क्यू भी मैं थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ, इनमें भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हमने जो है अभी क्या है, पीक मेथड इम्प्लीमेंट किया है। पीक चेक कर लेते हैं क्या आता है पीक के अंदर, डॉट पीक। बाकी मेथड फॉर अ टाइम बीइंग मैं कट कर लेता हूँ। लेट्स एग्जीक्यूट इट और चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास में। बहुत बढ़िया, नल आया, नल ही आना चाहिए, कुछ है नहीं हमारे क्यू के अंदर, तो सब कुछ बढ़िया हो गया है। अब करते हैं एन क्यू मेथड अपना इम्प्लीमेंट। एन क्यू बहुत सिंपल सी बात है, हमारे एरे के अंदर एक पुश ऑपरेशन होता है कि किसी भी एरे के अगर एंड में हमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी वैल्यू डालनी है तो हम उसके अंदर पुश फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और उस फंक्शन के थ्रू हम उसके अंदर एरे के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं उसके लास्ट पोजीशन पर। तो सिंपल क्या हमें लिखना क्या है, एक एरे के अंदर पुश मेथड कॉल करना है और सिंपली उसके अंदर वैल्यू को पास कर देना है, और मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारे पास में एन क्यू हो जाएगा, हमारे पास में वैल्यू हमारे क्यू के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो चलिए एन क्यू को भी चेक कर लेते हैं। एन क्यू कर लेते हैं 10, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बहुत अच्छा, एरे के अंदर 10 आ गया है जो हमारा एक्सपेक्टेड था। एक और एन क्यू कर लेते हैं 20, दोनों एलिमेंट इंसर्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा काम हो गया, यानी कि हमारे पास में एन क्यू का काम अच्छा चल रहा है। ये हटा देते हैं, अब हम एन क्यू ऑपरेशंस को नहीं कंसोल करेंगे, अदरवाइज आउटपुट अच्छे नहीं दिखते होते हैं। दूसरा ऑपरेशन करते हैं हम डी क्यू का। डी क्यू के अंदर कोई इनपुट नहीं जाएगा, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डी क्यू के अंदर क्या करना होगा, जो भी हमारे पास में, पहले यही चेक करना होगा कि हमारे क्यू के अंदर एलिमेंट हैं या नहीं, हमारे एरे के अंदर एलिमेंट हैं या नहीं। अगर हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट को निकाल दो, हटा दो, और उसके बाद में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको शिफ्ट कर दो एक पोजीशन से। ये काम करना है हमें, ठीक है ना। इसके लिए सिंपल ऑपरेशंस हैं, जो हमारे एरे है उसके अंदर ये मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि हम उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हटा देंगे, और एक शिफ्ट ऑपरेशन होता है, शिफ्ट फंक्शन होता है। शिफ्ट फंक्शन क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिस भी साइड से, अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं या लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर हम नॉर्मल शिफ्ट कर रहे होते हैं तो हम उसको राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक एलिमेंट राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करता चला जाता है थ्रू आउट द एरे। तो इस तरीके से हमारा ये काम हो रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर n ऑपरेशंस, n-1 ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अगर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यार इस कंडीशन को, इसको कर ही लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या करा मैंने, देखा अगर मेरी लेंथ उससे बड़ी है तो मेरा पहले आइटम को, यहाँ से फर्स्ट आइटम को मैं कहीं पर सेव कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट। ये मैंने फर्स्ट आइटम को कहीं पे प्रिजर्व कर लिया, और अब क्या कर लेता हूँ, मैं अपने एरे के अंदर शिफ्ट ऑपरेशन लगा देता हूँ। दिस डॉट एरे डॉट शिफ्ट मैंने लगाया, यहाँ पर मैंने सारा का सारा शिफ्ट कर दिया, इससे एक एलिमेंट इधर शिफ्ट हो गया। और रिटर्न मैंने क्या कर दिया, जो मैंने अभी यहाँ पर प्रिजर्व कर रखा था अपना फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैंने रिटर्न कर दिया। ये कब हुआ, जब हमारे पास लेंथ 0 से ज्यादा है, अदरवाइज मुझे रिटर्न नल करना पड़ेगा कि मेरी लेंथ उससे कम है, वहां पर वो कुछ रिटर्न कर ही नहीं सकता। तो ये मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। डी क्यू हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो डी क्यू के अंदर हम एक बार अपना कंसोल कर लेते हैं, अपना कंप्लीट एरे, और इसको चेक करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। लास्ट में हमारे पास में
क्यू की वैल्यू आ गई 20, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक डी क्यू करा था। एक काम करते हैं, इसको जो है ना यहाँ पर भी लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लॉक करा और इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब रन करके देखते हैं तो देखो पहले हमारे पास में ये जो है हमारे पास में एन क्यू है और उसके अंदर से एक डी क्यू हो गया जो कि फर्स्ट एलिमेंट था हमारा 10, ठीक है। ये एकदम परफेक्टली चल रहा है। एक और डी क्यू करके देख लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास में एक एम्प्टी एरे आ गया जो कि हमारा एक्सपेक्टेड एरे था। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे हमने सोचा था वैसा का वैसा ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। इस तरीके से हमारा जो क्यूज हैं ये इम्प्लीमेंट हो गए यूजिंग एरेज, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करके देखते हैं कि हम क्यूज को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग स्टैक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बेसिकली ये इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आ गया इस डिस्कशन के अंदर। तो इंटरव्यूज के अंदर जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमारे पास में इंटरव्यूअर्स की, आपको क्यूज इंप्लीमेंट करना यूजिंग स्टैक्स, तो वो कैसे करेंगे। तो चलो वो और इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं और समझते हैं कि ये कैसे होता है काम। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम स्टैक्स को यूज क्यों कर रहे हैं, मतलब स्टैक्स के अंदर ये क्वेश्चन क्या है, बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो क्यू के अंदर ऑपरेशंस करने हैं वो हम स्टैक्स के ऑपरेशन के साथ ही कर सकते हैं, यानी कि उसी के पुश ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन के साथ ही कर सकते हैं, पीक ऑपरेशन के साथ ही कर सकते हैं, अदरवाइज हम और कोई ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। तो जो ये लिमिटेड हमारे पास में फंक्शनैलिटी है, इसी लिमिटेड फंक्शनैलिटी को ट्विक करके हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम कैसे स्टैक्स का यूज कर सकते हैं क्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसके अंदर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दो एरेज का इसके अंदर हेल्प लेते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट एरे एक सेकेंड एरे का मान लेते हैं हम इसको, इस तरीके से हम इसकी हेल्प लेते हैं और हम अपने एलिमेंट्स को एक एरे से दूसरे एरे में शिफ्ट करते हुए चले जाते हैं और फिर एलिमेंट को एन क्यू या डी क्यू करते हैं, ठीक है ना। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको मैं बेटर वे में समझा पाऊंगा कि ये कैसे काम हो रहा है, ठीक है। चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी क्लास का नाम चेंज कर लेते हैं, क्यूज यूजिंग स्टैक्स। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो एरेज डिफाइन कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, रादर फर्स्ट एंड लास्ट यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट मैंने एक एरे बना लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली किस लिए कि यहाँ से फर्स्ट पता चलेगा, यहाँ से हमें लास्ट पता चलेगा, ठीक है ना। ये दो एरेज हम यूज करेंगे और उसी के बेसिस पे हम काम कर रहे होंगे। तो पहला ऑपरेशन हम कर लेते हैं, पीक को चेंज कर लेते हैं। पीक के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, पीक ऑपरेशन के अंदर। तो चलिए इसको थोड़ा कोड को क्लीन अप कर लेते हैं एक बार। तो एक चीज जो हमने यहाँ पर डिफाइन करी है कि हमारे पास में एक फर्स्ट एरे है, एक लास्ट एरे है। फर्स्ट हम किस लिए यूज करने वाले हैं, फर्स्ट हम इसलिए यूज करेंगे कि हमारे पास में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको निकालने के लिए, लास्ट इसलिए कि हमारे पास जो लास्ट में उसको देखने के लिए, ठीक है ना, जो भी लास्ट ऑपरेशन होगा, यानी कि इसके बाद। तो अगर हमारे पास में कुछ भी एनक्यू होना है तो यानी कि अगर ये लास्ट हमारे पास में बता रहा है तो वो इसके बाद एक और एलिमेंट होगा। लेट्स से यहाँ पर x मेरे पास में लास्ट एलिमेंट था, तो अगर मैं इसमें कुछ y इंसर्ट करने वाला हूं तो y यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम लास्ट के अंदर ऑपरेशन करेंगे, लास्ट के अंदर कुछ पुश करेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम लास्ट के अंदर अपना आइटम पुश कर लेते हैं। तो लास्ट के अंदर मैंने एरे का मेथड यूज करा पुश और वैल्यू को पुश कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम की बात ये आ जाती है कि ये दोनों डिफरेंट एरेज हैं। यहां से मुझे लास्ट आना है, यहां से मेरा फर्स्ट आना है। फर्स्ट मेरा यूज होगा डी क्यू करने के लिए और लास्ट मेरा जो यूज होगा वो एन क्यू करने के लिए, ठीक है ना। मैंने यहां पर इसको एन क्यू तो कर दिया, ठीक है ना, इसके इस एरे के लास्ट में डाल दिया। लेकिन जब डी क्यू कर रहा होगा तो डी क्यू के अंदर तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा, लास्ट का कोई रेफरेंस ही नहीं है। यहां पर मैंने लास्ट के अंदर सारी वैल्यूज अगर डालता चला गया हूं तो यहां से तो मैं उसको डी क्यू कर ही नहीं सकता। अगर मैं इसको पॉप करूंगा, यहां पर डी क्यू में आकर इसको पॉप करूंगा, लास्ट डॉट पॉप कर दिया अगर मैंने इसको, तो क्या होगा, वो लास्ट एलिमेंट को निकाल देगा मेरे को जो मैंने लास्ट डाला था। तो जो वो तो मेरा लॉजिक है नहीं, हमारा क्यू का लॉजिक तो ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मुझे जो यहां पर पॉप करना होगा वो मुझे पॉप करना होगा फर्स्ट में से, ठीक है ना। क्या करना होगा, फर्स्ट के में से पॉप करना होगा। अब दोनों ही बड़े डिस्टिंग्विशिंग चीज हो गई हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। एन क्यू हो रहा है हमारे पास में लास्ट के अंदर, डी क्यू हो रहा है हमारे पास में फर्स्ट के अंदर, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें इनके बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। वो रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करेंगे हम एन क्यू करते टाइम पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेंथ, जिसकी वैल्यू होगी हमारे फर्स्ट के लेंथ के बराबर, ठीक है। अभी एक बार इस चीज को देखो कि क्या काम हो रहा है, फिर आपको पूरा कोड बाय कोड लाइन बाय लाइन में इसको समझाऊंगा कि एक्चुअली में क्या हुआ है, क्या लॉजिक लिखा है, ठीक है।
तो मैंने क्या करा कि मेरे पास में जो फर्स्ट की जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पे प्रिजर्व करके देख ली, और जो मेरे पास फर्स्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उनके ऊपर एक लूप चलाऊंगा, ठीक है, और उनको क्या करूंगा, उनको मैं लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है ना। जो भी मेरे पास फर्स्ट के एलिमेंट, ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी मैं दिखाऊंगा और किसको ड्राई रन करके भी हम देखेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि स्टार्ट होगी i0 से, जिसकी लेंथ जो कब तक चलेगी, जो हमारी ये लेंथ हमने डिक्लेयर करी है, यहाँ पर हमने इसकी फर्स्ट की निकाली, इतने भी इसके अंदर फर्स्ट के अंदर एलिमेंट हैं वहां तक, ठीक है। और जितने भी उसके एलिमेंट हैं उनको पुश करेगी लास्ट के अंदर। कैसे पुश करेगी कि जो भी मेरा फर्स्ट के ऊपर है ना, फर्स्ट मेरा हमारे पास एरे है, इसके ऊपर पॉप करके, मींस जो फर्स्ट का लास्ट एलिमेंट होगा वो इसके अंदर लास्ट का फर्स्ट बन जाएगा इस लूप के अकॉर्डिंगली। नहीं समझ में आ रहा है? चलो एक काम करते हैं, इस कोड को लेके चलते हैं हम अपनी व्हाइट स्क्रीन के ऊपर और इसको समझ करते हैं, इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली हमने क्या करा, दो एरेज डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट डिफाइन किया, एक मैंने लास्ट डिफाइन किया है, ठीक है ना। एरेज बना लेते हैं हम यहाँ पर अपने, ठीक है। हमने अपना एरेज डिफाइन कर दिया यहाँ पर। तो चलिए अब इसके अंदर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से इस कंडीशन यहाँ पर क्या चेक करी है, मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ निकाली है। यहाँ पर फर्स्ट की जो मेरी लेंथ है, करंटली हमारे पास में फर्स्ट की लेंथ कितनी है यहाँ पर, वो है 0, ठीक है ना। तो यानी कि मेरे पास में ये लूप जो है यहाँ पर रन ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास में 0 इज नॉट लेस देन 0, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये लूप नहीं चलेगा हमारे पास में। सीधा काम क्या होगा, हमारे लास्ट के अंदर पुश हो जाएगी वैल्यू। तो लास्ट के अंदर पुश वैल्यू हो गई, तो हमारे पास में लेट्स से हमारे एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। तो मेरे पास में लास्ट के अंदर हमारे पास में कुछ वैल्यू पुश होनी है, तो मेरे पास वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पर 2। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बोर्ड क्लीन अप कर लेता हूँ, इससे आपको समझ में आया चीजें। नेक्स्ट काम क्या हो रहा है हमारे पास में, तो मेरे पास में पहली वैल्यू यहाँ पर चली गई है लास्ट के अंदर। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे 3 डालना है। जैसे मुझे 3 डालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस यहाँ पर जाऊंगा, मैं यहाँ पर देखूंगा कि हमारे फर्स्ट के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं है। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो इसकी लेंथ 0 हो जाएगी। हमारा वैल्यू कहाँ पुश हो जाएगी, यहाँ पर पुश होती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 3 हमारे पास में, यहाँ पर चली गई है। और चौथी वैल्यू हमारे पास में एक और वैल्यू हमें डालनी है, इसके अंदर 4 डालनी है। 4 के साथ भी वही होगा, अभी फर्स्ट की लेंथ हमारे पास में 0 है, तो ये कंडीशन हमारे पास मैच नहीं होगी, लूप हमारा नहीं रन करेगा और हमारी वैल्यू यहाँ पर पुश हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज आप विजुअलाइज कर पा रहे हो यहाँ पर कि हमारे पास में अगर कोई भी वैल्यू NQ करनी है तो वो कहाँ हो रही है, लास्ट के अंदर हो रही है। ये चीज आप क्या वो कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलो हमने ये काम कर लिया। अब NQ तो हो गया, लेकिन अब DQ कैसे करें, ठीक है। DQ तो मेरे पास में हमेशा ही फर्स्ट एलिमेंट, मतलब हमारे पास में निकलना तो ये चाहिए 2, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर पॉप ऑपरेशन लिखता हूं तो पॉप ऑपरेशन क्या निकाल देगा, मेरे पास में 4 निकाल देगा, जो कि गलत है। यानी कि मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो ये इस 4 को जो है वो यहां पर लेकर आ जाए, इस 3 को जो है वो यहां पर लेकर आ जाए, और इस 2 को जो है वो यहां पर लेकर आ जाए, ठीक है। और फिर मैं यहां पर जब पॉप ऑपरेशन लिखूं तो मेरा फर्स्ट में से 2 बाहर आ जाए। कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा मुझे। तो चलो इस काम को करते हैं। अब अपना एक बार DQ ऑपरेशन और करके देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जो ये फर्स्ट में से हमें पॉप करना है वैल्यू, वो कैसे करेंगे, वहां पर क्या लॉजिक लगना है। लॉजिक मैं आपको समझा ही चुका हूं यहाँ पर कि मुझे लास्ट में से एलिमेंट्स उठाकर फर्स्ट के अंदर डालने हैं, रिवर्स ऑर्डर के अंदर, और फिर फर्स्ट में से पॉप करना है। सिंपल काम करना है। आपको बात समझ में आ रही है? तो चलो इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, DQ मेथड को भी, और इस शीट को दोबारा उसके बाद यहां पर लगाएंगे और काम करेंगे, ठीक है। मैं चीजें थोड़ी क्लीन अप कर लेता हूं। तो चलिए अपना DQ मेथड जो है वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने देखा था जो भी हमारे पास में लास्ट जो एरे है इसके अंदर पड़ा हुआ है, वो एलिमेंट्स मुझे रिवर्स ऑर्डर के अंदर फर्स्ट में डालने हैं, ठीक है ना। तो कैसे करा जा सकता है वो, एक काम करते हैं, एक लूप चलाते हैं हम अपनी, ठीक है। किसके ऊपर लूप चलाते हैं, अपने लास्ट के ऊपर लूप चलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर NQ एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, उसके ऊपर लूप चलाते हैं। कहां तक चलेगी वो, लास्ट की लेंथ तक। तो एक हम डिक्लेयर कर लेते हैं लेंथ, जो कि लास्ट की लेंथ के इक्वल हो गई, ठीक है। उसके बाद एक लूप चलाते हैं जो कि स्टार्ट होगा 0 से, कहां तक चलेगा, जो मैंने लेंथ निकाली थी यहाँ पर लास्ट की लेंथ तक। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट के अंदर उसको पुश कर रहे हैं। और कैसे पुश कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास में यहाँ पर एरे है
इसको पॉप करते चले जाओ तो हमारे पास क्या करेगा, लास्ट आइटम को पॉप करता हुआ चले जाएगा। जो उसने पॉप किया, जो वैल्यू आई वो हम इसमें पुश कर रहे हैं। तो इसने क्या करा, यहाँ पर पॉप करके पुश कर दिया इसको, मतलब इसको। उसके बाद में जैसे ही हमारे पास में ये रिवर्स ऑर्डर में आया, रिवर्स ऑर्डर आने के बाद हम उसको जब इसको पॉप करेंगे तो जो लास्ट के अंदर लास्ट एलिमेंट था वो अब फर्स्ट के अंदर लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। फर्स्ट के अंदर लास्ट एलिमेंट को जब हम पॉप करेंगे तो वो हमारे क्यू का फर्स्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हम ये काम कर रहे हैं। तो चलो इस कोड को अब यहाँ से उठा लेते हैं और अब ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो चलिए, जो अभी हमने लॉजिक यहाँ पर देखा था, हमने कहा था कि जो यहाँ पर हमारे पास में लास्ट के अंदर एरे हमारा ऐड हुआ था, जो हम एनक्यू कर रहे थे, अगर इसको हम रिवर्स करके फर्स्ट के अंदर डाल देते हैं और इसके बाद हम पॉप ऑपरेशन कर देते हैं तो हमारा जो क्यू था, क्यू हमारे पास में ये था जो इसका फर्स्ट एलिमेंट था लास्ट का, वो इसका लास्ट एलिमेंट बन जाएगा फर्स्ट का, और यहाँ पर 2 आउटपुट हो जाएगा। ये चीज हम समझ पा रहे थे उस टाइम पर, तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको ड्राई रन करके देखते हैं दोबारा से, थोड़ा कोड क्लीन अप कर लेता हूँ। तो चलिए, अब हमारे इनपुट्स होंगे 2, हम 2 डालेंगे, फिर हम 3 डालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में NQ होगा, फिर उसके बाद हम एक DQ करेंगे। ठीक है, और फिर एक और DQ करेंगे। ठीक है, ये डाल के देख लेते हैं। तो अब कैसे ऑपरेशन होगा, जब हमें NQ करना है, रादर यहाँ पे हम 2 DQ ना करके एक DQ, एक NQ जिसके अंदर हम 4 डालेंगे, और फिर एक DQ करेंगे, फिर एक और DQ करेंगे, जिससे हमारा जो Q है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम काम करने वाले हैं। तो पहला हमने काम क्या किया, हमने यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को डाला 2 को। अब हमें क्या डालना है, 2 एलिमेंट को हमें इसमें डालना है। 2 को डालने के लिए हम क्या करेंगे, NQ करेंगे। NQ के अंदर देखेंगे फर्स्ट के अंदर हमारे पास कुछ है नहीं, फर्स्ट की जो हमारे पास जो लेंथ है वो इक्वल टू 0 है इस टाइम पर, तो यानी कि ये लूप हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, और हम इसके अंदर लास्ट के अंदर इसको पुश कर देंगे। क्या पुश करेंगे, 2। तो 2 हमारा लास्ट में यहाँ पर चला गया, 2 हमारे पास ये आ गया। क्लियर हो गया, क्लीन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हम काम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, हम 3 इसके अंदर डालने वाले हैं। ठीक है, दोबारा हम चेक करेंगे क्या हमारे पास फर्स्ट की कोई लेंथ है, नहीं है इसके अंदर कोई लेंथ, तो हमारा ये लूप नहीं चलेगा। ठीक है, दोबारा हम इसके अंदर पुश करेंगे, क्या करेंगे, 3 पुश करेंगे, 3 हमारे पास में यहाँ पर चला गया। ये क्लियर समझ में आ गया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन होना है, वो नेक्स्ट ऑपरेशन होना है DQ का। ठीक है, अब हम DQ ऑपरेशन करने वाले हैं। DQ ऑपरेशन हम करेंगे इसके अंदर। DQ ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर जाएंगे, हम देखेंगे क्या लास्ट की कोई लेंथ है, वो कहेगा हाँ है भाई, 2 है इसकी लेंथ। तो यानी मेरे पास में जो लूप चलेगा ये कितनी बार चलेगा, ये 2 बार चलेगा। 2 बार चलेगा ना, तो पहला एलिमेंट कैसे इसमें पुश होगा, क्या होगा, जो लास्ट का पॉप होगा, पॉप क्या होगा, जो भी हमारे पास में लास्ट में वैल्यू है वो पॉप हो जाएगी, मतलब 3 यहाँ पे पॉप हो जाएगी। तो 3 कहाँ पर चली जाएगी हमारे पास में उठ के, 3 हमारे पास में उठ के चली जाएगी फर्स्ट के, पुश हो जाएगा, फर्स्ट के अंदर पुश हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर 3 कहाँ पर आएगा हमारे पास में, 3 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। ये बात क्लीन हो गई। इस टाइम पे करंट स्टेट ये हो गई है। चलो क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है 2 है, तो एक बार और ये जो है लूप रन करेगा, एक बार और लूप रन करेगा, तो दोबारा यहाँ पर पॉप होगा। अब पॉप क्या होगा, 2 पॉप होगा। ठीक है, और वो कहाँ पुश हो जाएगा, वो पुश हो जाएगा फर्स्ट के अंदर। तो यानी कि जो ये वाला 2 है ये पॉप हो जाएगा, और पॉप होने के बाद कहाँ चला जाएगा, ये फर्स्ट के अंदर चला जाएगा। फर्स्ट के अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से हट जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब जब हमारे पास में ये सारा का सारा मूव हो गया, सारा का सारा काम हो गया, तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, हमारे पास लूप रन हो गया। ठीक है, अब लूप रन होने के बाद हमारे पास में ये स्टेटमेंट रन होनी है, दिस डॉट फर्स्ट डॉट पॉप, यानी कि जो फर्स्ट है उसमें से पॉप हो जाए। फर्स्ट में से क्या चीज पॉप होगी, जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसका। लास्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे पास में, 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हट जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2 हम आउटपुट प्रिंट कर देंगे। ये चीज क्लियर हो गई है। चलो कोड क्लीन करते हैं। तो हमारे पास में इस तरीके से DQ का ऑपरेशन सारा हो गया। अब एक और हम क्या कर रहे हैं, एक और NQ कर रहे हैं अब हम। ठीक है ना, NQ को देख लेते हैं अब। तो अब हमें जो NQ करना है वो ये 4 करना है। ठीक है ना, ये हमें NQ करना है यहाँ पर। अब NQ करना है, NQ के अंदर हम हमारे पास वैल्यू जो जा रही है वो क्या जा रही है, 4 जा रही है। यहाँ पर पहला क्या चेक करेगा, क्या फर्स्ट की कोई लेंथ है, हाँ अब की बार इसकी लेंथ है और कितनी है, 1। जो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट की लेंथ है, इसके अंदर 3 पड़ा हुआ है। उसके बाद यानी कि ये लूप कितनी बार चलेगा हमारे पास में, 1 बार चलेगा। एक बार लूप चल गया मेरे पास में, तो वो क्या करेगा, लूप करेगा, वो लास्ट में क्या करेगा, उसको पुश कर देगा। और क्या पुश करेगा, जो भी फर्स्ट में से पॉप हुआ है। तो फर्स्ट में से पॉप क्या होने वाला है, फर्स्ट का जो लास्ट एलिमेंट है वो है 3,
तो यही इसमें से पॉप होगा, तो क्या पॉप होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और 3 कहाँ पर चला जाएगा, ये 3 पुश हो जाएगा हमारा लास्ट के अंदर। तो यानी कि 3 कहाँ से गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ से हट गया। क्लियर हो गया, यानी कि इतना हमने कोड एग्जीक्यूट कर लिया है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास में जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, लास्ट को जो है हम उसके अंदर पुश कर रहे हैं, क्या, जो हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। वैल्यू इनपुट क्या कर रहे हैं हम, 4, जो यहाँ पर इनपुट हो रही है ये, ठीक है, 4 इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 था, अब इसके बाद लास्ट के अंदर हमने 4 को पुश कर दिया, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 4, ठीक है। इस तरह से NQ हो गया, यानी कि पहले हम अगर देखा है तो हमने ऑर्डर प्रिजर्व कर लिया, पहले इसके अंदर 3 आया तो 3 रह गया, अब 4 आया तो 4 रह गया लास्ट के अंदर, तो ऑर्डर हमने प्रिजर्व कर लिया। इसलिए हम ये लूप्स के अंदर घूम रहे हैं और हम अपने इस एरे को कभी फिल कर रहे हैं, कभी इनफिल कर रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसका नेक्स्ट ऑपरेशन हमें क्या करना है, DQ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों एलिमेंट्स को यहाँ से मूव करना पड़ेगा फर्स्ट के अंदर। तो चलो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास में DQ होने वाला है, ठीक है ना। DQ ऑपरेशन होने वाला है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पर जाके देखेंगे क्या हमारे लास्ट के अंदर कोई लेंथ है। हाँ बिल्कुल है। कितनी वैल्यू उसकी, 2 वैल्यू। तो हमारे लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, ठीक है। 2 बार चल गया, तो 2 बार चलेगा तो क्या काम उसके अंदर होगा कि भाई आप जाओ लूप के अंदर और जो लास्ट से एक पॉप करो वैल्यू को। तो मेरा लास्ट में ये थी, इसको पॉप करना है। पॉप करके वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 4। तो जो ये 4 वैल्यू आई है इसको उठा के डाल दो अपने फर्स्ट के अंदर। तो मैंने इसको 4 को यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन क्या होगा हमारे पास में, लूप एक और बार रन करेगा, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ से जा चुका है, इस बार दोबारा रन करेगा। अब दोबारा कहेगा कि भाई मैं जो मेरे पास में लास्ट है उसको पॉप कर दो। इस टाइम पर लास्ट क्या है, 3, तो वो है हमारे पास में ये वाला 3। तो ये इसको यहाँ पर पॉप करेगा इधर, है ना। और पॉप क्या होगा, 3, और ये पॉप होके कहाँ पर जाएगा, ये पॉप होके जाएगा हमारे पास में फर्स्ट के अंदर, और यहाँ पर पुश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉप हुआ, यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन होने वाला है हमारे पास में वो क्या होने वाला है, वो हमारे पास होने वाला है ये कि जो मेरा फर्स्ट है उसमें से एक एलिमेंट पॉप कर दो, ठीक है ना। फर्स्ट में मेरे पास में जो एलिमेंट है वो कौन सा है, लास्ट जो पॉप हो सकता है, इसका लास्ट एलिमेंट देखेंगे वो है 3। तो 3 इसमें से पॉप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी कि इस वाले पॉप होने के बाद में जो लास्ट स्टेट बचेगी वो क्या बचेगी, वो होगी ये, ठीक है ना। यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे फर्स्ट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट रह गया जो कि है 4, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है। अगर हम एक और DQ ऑपरेशन यहाँ पर करते हैं जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वापस इसमें जाएगा, वापस देखेगा लास्ट जो है हमारे पास में उसकी कोई लेंथ है, नहीं है भाई, कोई लेंथ नहीं है इसके अंदर, 0 लेंथ है। तो ये मेरा लूप जो है वो नहीं चलेगा। ये लूप नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, सीधा फर्स्ट में जाएंगे और यहाँ से पॉप कर देंगे। पॉप किसको करेंगे, जो भी इसका फर्स्ट का लास्ट एलिमेंट होगा। फर्स्ट का लास्ट एलिमेंट है 4, तो ये पॉप हो जाएगा। इसके बाद मेरा जो है एरे क्लीन अप हो जाएगा। तो यानी कि आप समझ पा रहे हो क्या काम हुआ है सारा का सारा, ठीक है। तो हमारा ये क्लीन अप हो गया, लूप चल गया। तो इस तरीके से जो हमारा ये लॉजिक है हमने जो इम्प्लीमेंट किया है वो ये है, ठीक है। इस वजह से हमने इसके अंदर ये 2 एरेज लिए थे और इसके अंदर हम आइटम्स को कभी इधर से इधर मूव कर रहे हैं और इधर से इधर मूव कर रहे हैं। अगर एक चीज़ इसमें देखें हम, तो यहाँ पर एक फॉर लूप है NQ उसके अंदर ऑपरेशन के अंदर, और एक यहाँ पर फॉर लूप है DQ ऑपरेशन के अंदर, ठीक है ना। दोनों के अंदर हमारे पास में लूप्स हैं। लूप्स हमारे पास में n टाइम भी चल सकते हैं, यहाँ भी n टाइम चल सकते हैं। तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है ना। ये बस सिनेरियो हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। तो यानी कि अगर हम क्यूज को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग स्टैक्स तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी NQ की और DQ की ऑर्डर ऑफ n आएगी। अदर केसेस के अंदर ऑर्डर ऑफ 1 आ रही है एरेज एंड लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो क्योंकि ये इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है इसलिए हम इस चीज़ को जो है थोड़ा सा एम्फेसाइज करके समझने की कोशिश कर रहे थे और इसको ड्राई रन कर रहे थे, ताकि आप जब इंटरव्यू में बैठे हो तो आप इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझा सको क्या हम कर रहे हैं और कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अपना पीक मेथड के ऊपर काम करते हैं। तो जो हमारा पीक है इसने काम कैसे किया था, इस को पीक कैसे निकालेंगे। पीक कौन सा एलिमेंट होगा, पीक वो एलिमेंट होगा जो भी हमारे पास में क्यू के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब वो कैसे पता चलेगा, लेट्स से हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे थे इसी ऑर्डर के अंदर 2, 3 एंड 4, जिसके अंदर क्या हुआ था,
जब हमने 2 इंसर्ट किया था तो वो लास्ट में इंसर्ट हो रहा था 2, उसके बाद हमने 3 इंसर्ट किया था तो वो 3 इंसर्ट हो रहा था यहाँ पर 3, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब हमने DQ किया था, DQ करने पर क्या हुआ था, हमने सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मूव करे थे, यहाँ पर पहुँच गया था 3, यहाँ पर पहुँच गया था 2, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, जब हमने यहाँ पर NQ किया था, अगर केस हम ये चलते हैं कि हम सिर्फ NQ कर रहे हैं, कोई भी DQ नहीं कर रहे थे, तो हमारा फर्स्ट जो था वो हमेशा का हमेशा क्या था, एम्प्टी था। एम्प्टी होने की वजह से अगर हमें इसके अंदर कुछ भी पॉप करना होता, मतलब कुछ भी DQ करना होता, तो हम लास्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको कर रहे होते। ये वाला एलिमेंट है जो कि क्यू के अंदर सबसे पहले आया था, तो ये ही हमारा आउट होना चाहिए, यानी कि लास्ट का फर्स्ट एलिमेंट। तो एक चीज हम डिड्यूस कर पा रहे हैं कि अगर मेरे पास में लास्ट की जो लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा लास्ट में वो सबसे पहला वही क्यू के अंदर उसी ऑर्डर में आया होगा, क्योंकि लास्ट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सेम उसी ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं जिस ऑर्डर के अंदर उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब ये चला जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर 4 आता तो यहाँ पर आता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो अपने क्यू के ऑर्डर में ही आएंगे, तो और जो हमारे उसके अंदर लास्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा ही रेयर होगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये हमेशा ही फर्स्ट एलिमेंट होगा, और यही हमें हमेशा पॉप करना होता है, ठीक है। तो अगर हमें पीक करना है हम ये, तो उसके अंदर क्या कंडीशन लगा सकते हैं, अगर मेरे लास्ट की कोई भी लेंथ है तो मैं उसके फर्स्ट एलिमेंट को पीक कर दूंगा, उसके फर्स्ट एलिमेंट को पॉप कर दूंगा, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगा, तो वही मेरा पीक होगा। समझ में आ गया? चलो इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो इफ लास्ट की लेंथ इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, लास्ट मेरा जो है एरे है उसकी लेंथ मेरे से उससे बड़ी है, तो मेरा लास्ट का फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर दो, वही मेरा पीक हो गया। ओके, चलो ये तो वो हो गया जिस टाइम पर हमारे पास में जो है हमारा फर्स्ट जो था वो एम्प्टी था, लेकिन हमारे अगर फर्स्ट के अंदर वैल्यू है तो क्या करना होगा, चलो वो देख लेते हैं। तो इसके बाद जो हमारा ऑपरेशन हुआ था, ठीक है ना, वो ऑपरेशन क्या हुआ था, जब हमने 2 डाला था, यहाँ पर 3 डाला था, उसके बाद हमने एक DQ ऑपरेशन किया था। तो एक बार DQ ऑपरेशन कर लेते हैं। DQ ऑपरेशन के बाद क्या स्टेट बनेगी हमारे पास में, हम देखेंगे क्या लास्ट की लेंथ है, हाँ है, जो है 2, तो ये लूप हमारे पास चलेगा 2 बार। क्या करेगा, वो सारे के सारे जो हमारे पास में लास्ट में से एलिमेंट हैं उसको फर्स्ट में डाल देगा। तो क्या हुआ मेरे पास में, यहाँ पर गया, पहले पॉप होगा 3, फिर होगा 2, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में स्टेट ये रहेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या ऑपरेशन हुआ है हमारे पास में, जब ये लूप चल गया उसके बाद में हमें इसको पॉप करना है, तो फर्स्ट पॉप करेंगे तो उसका लास्ट एलिमेंट पॉप हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, क्लीन हो गए। इसके बाद में हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो यानी कि हम इसको वही हटा देते हैं यहाँ से। तो अब जो हमारे पास में स्टेट रही वो क्या रही है यहाँ पर, कि हमारे पास में फर्स्ट के अंदर तो एक एलिमेंट है, ठीक है, लास्ट मेरा एम्प्टी है। अगर मैं कुछ भी NQ करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर कोई एक NQ ऑपरेशन करता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो अब एलिमेंट है वो कहाँ पर आएगा, वो कैसे जाएगा, यहाँ पर वो हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर NQ करेंगे तो हम फर्स्ट के अंदर उसकी लेंथ देखेंगे, वो कहेगा हाँ भाई लेंथ देख लेते हैं। लेंथ देखते ही रादर एक चीज़ अब देख लेते हैं, अगर मेरे पास में यहाँ पर लास्ट के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है ना, फर्स्ट के अंदर के यहाँ पर हमारे पास में सारे एलिमेंट हो गए हैं, अगर अब मैं पीक निकालता हूँ तो पीक क्या होगा, पीक होगा जो भी मेरी फर्स्ट की लेंथ होगी -1, यानी कि फर्स्ट -1 लोकेशन पर जो एलिमेंट है वो मेरा पीक हुआ है। इस टाइम पर अगर करंटली ये स्टेट है तो इस टाइम पर मेरे पास में जो पीक होगा वो होगा फर्स्ट का पहला एलिमेंट, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, समझ में आ गई। अगर मैंने ये चाहे दोबारा यहाँ पर NQ करा तो ये क्या करेगा, दोबारा का दोबारा मेरे पास लास्ट के अंदर पुश कर देगा, सब कुछ वहीं पर पहुंच जाएगा। तो पुश जो लास्ट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो तो उसी ऑर्डर में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो क्या होगा कि हम हमेशा इसी को निकाल रहे हैं। लेकिन जब वो इंटरमीडिएट स्टेट मेरे पास आई जिस टाइम पर हमारा सिर्फ फर्स्ट एरे के अंदर एलिमेंट थे, तो उस केस के अंदर जो हमारे पास में पीक होगा वो हमें फर्स्ट से ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक एल्स कंडीशन हम लिख देते हैं। अगर हम एल्स कंडीशन, अभी तक हमने इफ कंडीशन लिखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास में लास्ट की अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो हम लास्ट से उठा के दे देंगे,
लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, उस केस में हम फर्स्ट का लास्ट एलिमेंट उठा के दे देंगे। ठीक है, चलो इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो एल्स क्या होगा मेरे पास में, रिटर्न कर दो फर्स्ट का लास्ट एलिमेंट। तो मेरा फर्स्ट का जो लास्ट एलिमेंट है वो ये हो गया, जिसके अंदर मैं फर्स्ट पर जा रहा हूँ, फर्स्ट से उसकी लेंथ निकाल रहा हूँ -1 करके उसका लास्ट एलिमेंट। तो इससे मेरा पीक आ जाएगा। क्लियर, इसके अंदर कोई लूप वगैरह कुछ नहीं है, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 ही होगा। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करते हैं, ये सारे ऑपरेशंस इसमें चला के देख लेते हैं और यहाँ पर हम एक बार पीक भी चेक कर लेते हैं। तो NQ हुआ है, तो एक बार यहाँ पर पीक चेक कर लेते हैं। हमारा क्या होगा, कंसोल लॉग डॉट पीक। एक बार यहाँ भी पीक चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम क्यू को प्रिंट कर लेते हैं। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओहो, क्यू इज़ नॉट डिफाइंड, मैंने इसका क्लास का नेम चेंज कर दिया था। लेट मी चेंज इट। ये हमारे पास में यूजिंग स्टैक था। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो बहुत अच्छा, ये हमारे पास में आया है। इसके अंदर हमने क्या करा था, 2 NQ करे हैं। ठीक है ना, उसके बाद दोनों NQ करे हमने उसके अंदर वो वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर आई गई हैं। लास्ट के अंदर हमारे पास में 10 और 20 आ गए हैं, 2 NQ करे थे। फिर उसके बाद में मैंने क्या करा था, एक पीक करा था। ठीक है ना, एक पीक करा तो यानी कि पहला एलिमेंट 10 आ गया मेरे पास में, 10 ही आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या करा था, इसके बाद मैंने एक और DQ किया था। जो DQ दोबारा किया तो मेरे पास में 20 DQ होना था, 20 भी DQ हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा कि DQ ऑपरेशन दोबारा मैं लगा रहा हूँ। तो हमारे पास में जो आउटपुट है वो एज पर एक्सपेक्टेशन आ रहा है। ठीक है ना, हमारा स्टैक एम्प्टी भी हो गया है, अनडिफाइंड भी आ गया था इस केस के अंदर, जिस टाइम पर पीक ऑपरेशन हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने 3 पीक ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने एलिमेंट 2 ही डाले हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हमने हैंडल कर ली हैं। इसके अंदर हमारा जो ये इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, स्टैक को यूज़ करके हमने क्यू को इम्प्लीमेंट भी करके देख लिया है। तो ये काम भी हमारा हो गया है और इसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक कर ली है। एक और चीज़ चेक देख लेते हैं कि जो इसके अंदर हमने 2 एरेज बनाए हैं, तो इसकी वजह से इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, वो भी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये 2 एरेज का यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए ये सब कुछ हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, प्रायोरिटी क्यूज का। प्रायोरिटी क्यूज क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रायोरिटी क्यूज क्या होते हैं हमारे, इसके अंदर हमारा जो एलिमेंट है, हम इसको जो है लिंक लिस्ट के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो हमारा ये नोड है, इस नोड के साथ में हम एक प्रायोरिटी वाली नोड भी इसके अंदर अटैच कर देते हैं, जो कि हमें ये बताती है कि जो हमारा क्यू है इसके अंदर इसकी प्रायोरिटी क्या होगी। मीन्स हायर द प्रायोरिटी, जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो उसके साथ में फ्रंट में जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में कोई भी क्यू है, इस क्यू के अंदर अगर मुझे एक नोड ऐड करनी है, इसके अंदर करंटली जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी P1 ये जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, P2 उसके बाद है और P3 उसके बाद है। ठीक है ना, तो अगर अब ये नॉर्मल कंडीशन होती कि हमारे पास में प्रायोरिटीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो अगर मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर मुझे ये नोड ऐड करनी होती अपने क्यू के अंदर, तो मैं इसको कहाँ पर ऐड करता, मैं कुछ नहीं देखता, मैं सीधा जाता जो उसका रेयर देखता और रेयर के साथ में इसको अटैच कर देता है इस रेयर के बेसिस के ऊपर। लेकिन क्योंकि अब हमने एक प्रायोरिटी भी इसके अंदर अटैच कर दी है, तो हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसको जो अपने क्यू के अंदर डालेंगे तो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी डालेंगे। तो कैसे डालेंगे वो चलो चेक कर लेते हैं। एक बार बोर्ड क्लीन कर लेता हूं। क्योंकि हमने यहां पर डिफाइन करी है कि इस नोड की जो प्रायोरिटी है वो P1 है, यानी कि ये प्रायोरिटी एंड ये प्रायोरिटी सेम है। ठीक है, और ये P1 जो है, तो जो रिलेशन है हमारे पास में वो ये है, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। ठीक है ना, ये हमारे पास में प्रायोरिटी का रिलेशन है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी इसकी है, तो P1 अगर है तो यानी कि ये P2 से पहले होगा, ऐड होगा, है ना। वो यहां पर तो ऐड होगा नहीं या यहां पर तो ऐड होगा नहीं, वो रेयर के बेसिस पे ऐड नहीं होगा। वो बेस्ड होगा कि जो भी मेरा क्यू के अंदर, जो भी मेरा ये कंप्लीट पूरा क्यू है, इस क्यू के अंदर जो भी लास्ट एलिमेंट होगा P1 प्रायोरिटी का, मैं उसके बाद अटैच हो जाऊंगा। ठीक है ना, और उसके बाद मेरे पास में P2 प्रायोरिटी वाले काम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से अटैच होगा इसको अटैच करके देख लेते हैं। तो जो हमारी नई प्रायोरिटी बनेगी, वो नई प्रायोरिटी क्यू बनेगी, वो किस तरह से होगी, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो यही रहेगा।
ए, ठीक है ना, P1 यही रहेगा कि हम जब भी कोई भी नई नोड ऐड करते हैं तो उसको उसी सीक्वेंस के अंदर ऐड करते हैं जिस सीक्वेंस के अंदर हम उसको डाल रहे हैं। मतलब क्यू की मेन बेसिक प्रॉपर्टी तो वो एग्जीक्यूट होनी है कि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। तो यानी कि अगर इस क्यू के अंदर P1 प्रायोरिटी के अंदर अगर A पहले आ गया था तो वो सबसे पहले आगे वही रहेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये सबसे पहले रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा वो हमारे पास में ये C आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी प्रायोरिटी P1 रहेगी, ये इससे लिंक्ड हो गया। इसके बाद मतलब ये आ गया। अब क्योंकि इसके बाद ये एलिमेंट है P2 की प्रायोरिटी है जो कि एलिमेंट है B, इसकी प्रायोरिटी P1 से कम है तो इस वजह से ये इसके बाद आएगा। यानी कि हमारे पास में जो ये B एलिमेंट है ये यहाँ पर आएगा क्योंकि इसकी P2 प्रायोरिटी थी, और इसके बाद में हमारे पास में D एलिमेंट आएगा जिसकी P3 प्रायोरिटी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई, यानी कि ये बीच में घुस जाएगा। जनरली हमारे जो नॉर्मल क्यूज होते हैं वहां पर तो ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर ये घुस जाएगा। अब इसको बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं कैसे कैसे बना सकते हैं। चलो एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्या है तरीका, एक तो तरीका ये है कि हम अपनी जो प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर हम ये डिफाइन करेंगे कि ये हमारे हेड्स हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। मीन्स ये हेड है P1 के लिए, ये हेड है P2 के लिए, ये हेड है P3 के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास में ये क्यू इस ऑर्डर में तो चलेगा ही चलेगा, P1 P2 के ऑर्डर में चलेगा, लेकिन इन केस अगर हमारे पास में कोई और प्रायोरिटी आती है, कोई और नोड हमें ऐड करनी है जिसकी प्रायोरिटी P1 है, तो वो लिस्ट जो है यहां पर अटैच हो जाएगी। P1 प्रायोरिटी हमेशा इसके साथ में होती चली जाएंगी, और जैसे जैसे ये होता जाएगा ये इसके 1 बाय 1 सिक्वेंसली ऐड होती जाएंगी, और जो ये पॉइंटर है यहाँ से शिफ्ट होकर इनके बाद में यहाँ से शिफ्ट इधर पहुंच जाएगा। जब यहाँ पर नहीं होगा तो इसके बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट होकर चले जाएगा। यानी कि हम लिंक लिस्ट के थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा वे ये है कि जो हमने अब यहाँ पर ये एक तरह से लिंक नोड वाला हमने डिफाइन कर दिया था, इसकी जगह हमने यहाँ पर इसको एरे रिप्रेजेंटेशन दे दिया, और एरे के थ्रू हमने उसको लिंक के थ्रू, लिंक लिस्ट के थ्रू जोड़ दिया। तो एक ये तरीका हो सकता है। तो बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन है मार्केट के अंदर जो हम कर सकते हैं, या इस पर हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर है वो हम इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी क्यूज आपको यहाँ पर समझ में आ गई हो। ये प्रायोरिटी क्यूज हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, बेसिकली हम ये यूज़ कर लेते हैं हमारे किसी भी जॉब शेड्यूलिंग काम के अंदर कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि प्रायोरिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, कितने क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिकलिटी के बेसिस पे जो भी ऑपरेशन होते हैं उनके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारी हमारी टेक्निक्स आ गई हैं आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में, जहां पर इन प्रायोरिटी क्यूज का हम यह यूज़ करा जाता है। तो ये हो गए हमारे प्रायोरिटी क्यूज। इसके साथ में हमने अपना क्यू डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने इसके डिफरेंट टाइप के इम्प्लीमेंटेशन करके देख लिए हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करके देख लिए, हर फैक्टर अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यूज के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट बॉक्स में हमारे पास में लिख के जरूर भेज देना। कोई और आपको सजेशन है या कोई और टॉपिक है जिसको आप इसमें ऐड करवाना चाहते हो तो हो सकता है हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस कर लें, तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी सजेशन डाल देना। हमारी वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना। इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलता है, हमें लगता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। तो ये काम जरूर करना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में आप अपनी कोडिंग कंटिन्यू करते रहें। लीड कोड के थ्रू, गिग फॉर गीक्स के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। हम भी एक कंटिन्यूस इसका एडवांस वर्जन लेकर आने वाले हैं, जिसके अंदर हम रेगुलर बेसिस पर आपके साथ में क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे। लेकिन इनिशियली हम आपका कोर सुधार रहे हैं। जैसे आपका कोर रेडी हो जाएगा फिर हम इसके बाद में इन टॉपिक्स के बेसिस के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे आईटी के अंदर आते हैं वो हम लेकर आएंगे और वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा कोडिंग करिए, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर लव वंस एंड फैमिली, और अपने पेरेंट्स के साथ जरूर टाइम स्पेंड करिए। और घूमना फिरना बिल्कुल ना छोड़ें, कोडिंग करना बिल्कुल ना छोड़ें, ये बिल्कुल वर्जित है हमारे साथ काम करने के लिए। कोई भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डेफिनेटली डालें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है। तो प्लीज़ इसको जरूर करें, ठीक है। टिल देन हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।